एक एक करके हर एक चर्सी का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आज करण जौहर के पास समन पहुंचने का मतलब ये है कि भैया अब उनके हाथ बहुत जल्दी खान मंडली तक भी जाएंगे। आप लोगों ने समीर वानखेड़े के ऊपर जो अटैक करवाया था, आपको लग रहा था उससे वो डर जाएगा, जबकि मोदी जी ने समीर वानखेड़े जी को यहाँ पे भेजने से पहले ये बात बोली थी कि पूरे ड्रग्स का सफाया करना ज़रूरी है, चाहे वो बॉलीवुड में बड़े बड़े नेता हों, अभिनेता हों, चाहे बिल्डर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, कहीं पे भी हो, ड्रग्स पूरा साफ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकुर भाई, जिस तरीके से जो एनसीबी है पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है, अब उसने हर किसी को दबोचना शुरू कर दिया, अब चाहे वो अर्जुन रामपाल हो, दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो या फिर भारती सिंह हो, और अब वहीं पर उन्होंने जो है सम्मन भेजा है करण जौहर के घर पर, करण जौहर को। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? क्या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी? जो करण जौहर बोलते थे कि वो पार्टी सिर्फ एक पार्टी थी, उसमें कोई ड्रग्स नहीं थे, क्या कहेंगे आप? कितनी सारी बातें सामने निकल के आएंगी? तो देखिए, ऐसा है, करण जौहर के बारे में जो स्टार्टिंग में वीडियो आई थी, जिस पार्टी के बारे में जिक्र किया गया था और एनसीबी को इस बारे में बताया भी गया था, सूचित किया गया था कि भैया इस पार्टी में बाकायदा ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ है, जिस पे करण जौहर का कहना था कि वो एक नॉर्मल पार्टी थी। अबे उल्लू, किसी और को बनाओ, नॉर्मल पार्टी करते हो, तुम खुद इंसान ही नॉर्मल पैदा नहीं हुए हो तो तुम्हारी पार्टी नॉर्मल कहाँ से हो सकती है? सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों की पार्टियों में चाहे वो मलाइका अरोड़ा खान दिख रही हो, अर्जुन कपूर दिख रहे हो, शाहिद कपूर दिख रहे हो, यहाँ तक कि विक्की कौशल जैसा बंदा भी वहाँ पे नशे में धुत था। वो अपनी नाक से जो उंगलियाँ फेर रहा था, वो क्या था? हमारे हिंदुस्तान की जनता को पागल बना बना के तुम लोगों ने पिछले 50-60 साल 70 साल से ये इस इंडस्ट्री को गंदा करके रख दिया है। अब समय आ गया है इस इंडस्ट्री के शुद्धिकरण का। करण जौहर के पास अगर एनसीबी ने समन भेजा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। उनको कुछ ना कुछ अर्जुन रामपाल के रिकॉर्ड्स के थ्रू ऐसा कुछ मिला होगा, जिस वजह से करण जौहर तक ये समन पहुंचा है। आप देखिए, जो 25 गैजेट्स एनसीबी ने गुजरात भिजवाए हैं एनएसएल के लिए, जो पूरी उसकी जांच करवाई जा रही है, वो क्यों करवाई जा रही है? क्योंकि उन्हें पता चला है कि ये जितने बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, ये सारे के सारे ड्रग्स में पूरी तरीके से लिप्त हैं। उनको अच्छे से मालूम है ये बात कि अगर आज हमको इनके ऊपर हाथ डालना है तो बहुत ज़रूरी है कि जो ये बड़ी बड़ी मछलियां हैं, इन लोगों के टैटूए पकड़े जाएं। करण जौहर को आज पकड़ा गया। मैं तो जानना चाहूँगा कि इस बॉलीवुड के जो पितामह बने हुए हैं, बिग बॉस जो है अमिताभ बच्चन जी, वो अपनी 4.5 फुट की बीवी को लेकर के अब सामने क्यों नहीं आते? अब क्यों नहीं बोलते कि हाँ भैया, हमारी जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो थाली में खुद छेद कर रही है। हम इस देश के अंदर रहते हुए ड्रग्स का बिजनेस करते भी हैं, ड्रग्स खाते भी हैं, हम चर्सी भी है, गंजेड़ी भी है, नशेड़ी भी है। अब अमिताभ बच्चन नहीं बोलेंगे, ना ही उनकी बीवी आकर के कुछ बोलेगी। इन लोगों को सबसे पहले एमपी एमएलए बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपनी सरकार से ये बात बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा एक कानून पारित किया जाए कि हमारी संसद के अंदर जाने वाला कोई भी व्यक्ति विशेष, उसका डोप टेस्ट हो। उसके बारे में पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बंदा कहीं कोई चर्सी गंजेड़ी तो नहीं है। जितना ये बॉलीवुड के अंदर गंदगी पनप रही थी, हम स्टार्टिंग से देख रही थी, अगर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की गई होती तो शायद आज भी ये बॉलीवुड इंडस्ट्री इसी तरीके से गंदगी पे गंदगी परोसती रहती और हमारी यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन इन जैसे ढोंगियों को अपना रोल मॉडल मानती रहते। आज हमारी यूथ को पता चल गया है कि रोल मॉडल ये लोग फिल्मों में हीरो बन सकते हैं, लेकिन जब हकीकत ज़िंदगी में जब ज़मीन पे उतर के हीरो बनने की बात आती है तो इनमें से किसी एक के अंदर भी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो आकर के सामने कह दे कि हम खड़े हैं सुशांत भाई के साथ। क्यों? क्योंकि ये सारे की सारी नपुंसक नामर्द औलादें पैदा करी गई हैं। बॉलीवुड के अंदर जितनी भी ड्रग्स की खेती होती है, ये सब दाऊद की नाजायज़ औलादें ही चला रही हैं। अब चाहे वो उसमें करण जौहर का नाम आए, चाहे उसमें श्वेता बच्चन का नाम आए, चाहे उसमें अमिताभ बच्चन का नाम आए, एक एक करके हर एक चर्सी का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आज करण जौहर के पास समन पहुंचने का मतलब ये है कि भैया अब उनके हाथ बहुत जल्दी खान मंडली तक भी जाएंगे। आप लोगों ने समीर वानखेड़े के ऊपर जो अटैक करवाया था, आपको लग रहा था उससे वो डर जाएगा, जबकि मोदी जी ने समीर वानखेड़े जी को यहाँ पे भेजने से पहले ये बात बोली थी कि पूरे ड्रग्स का सफाया करना ज़रूरी है, चाहे वो बॉलीवुड में बड़े बड़े नेता हों, अभिनेता हों, चाहे बिल्डर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, कहीं पे भी हो, ड्रग्स पूरा साफ होना चाहिए और वो साफ किया जाएगा। अगर समीर वानखेड़े जी इतनी
इतनी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और वो एक एक बंदे तक अपना हाथ लेकर के जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके हाथ में बहुत ही पुख्ता सबूत है। क्योंकि जितना इन लोगों के पास पैसा है, जो इन्होंने ड्रग्स बेच के कमाया है, उसके बाद ये एक से बढ़कर एक 36 लॉयर खड़े कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में खुद को बचाने के लिए। और वो जो हमारे देश के संविधान को बचाने वाले होने चाहिए एडवोकेट, वो इनके सबके ठेकेदार बन के, इनके तलवे चाटने वाले बन के इनको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक एनसीबी के अंदर समीर वानखेड़े जैसे एक ईमानदारी ऑफिसर हैं, मुझे नहीं लगता करण जौहर के पिताजी भी उनको बचा पाएंगे स्वर्ग से बैठे बैठे। मुझे नहीं मालूम वो स्वर्ग में ही हैं या कहीं और हैं, लेकिन वो जहाँ भी हैं वहाँ से इनको नहीं बचा पाएंगे। अब करण जौहर के साथ जुड़े हुए हर एक बंदे की पूरी जांच की जाएगी। शाहरुख खान इनके बड़े करीबी मित्र हुआ करते थे। अब मुझे नहीं मालूम कि शाहरुख खान के इनके संबंध कौन से वाले ज़्यादा अच्छे हैं, तो मेरे को लगता है कि शाहरुख खान भी इस लपेटे में आएंगे। क्योंकि शाहरुख खान को अगर आप गौर से देखें तो वो भी एक तरीके के नशेड़ी लगते हैं कहीं ना कहीं। आप बिना मेकअप के शाहरुख खान को देख लीजिए, उनकी बातें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है, वो बात करने का तरीका, वो हर एक चीज़ ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान भी इन सब चीज़ों में लिप्त हो सकते हैं। और अगर हमारी इंडस्ट्री में 50-60 साल के बुढ़े आकर के हीरो का रोल कर रहे हैं, तो उनकी जो ये चकमकाती हुई इनकी शरीर है और जो शक्लें हैं वो किस वजह से हैं, वो उसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे को यही लगने लगा है कि वो ड्रग्स हैं। जो 40-50 साल की बुढ़ियाँ भी हो रखी हैं, वो भी जवान दिखती हैं इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। कैसे इतना वर्कआउट तो हमारे देश के नौजवान भी करते हैं, उनके तो ऊपर फिर भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर एक एक बंदा इसमें ड्रग्स लिप्त पाया जाता है तो हर उस बंदे को बाहर खींचना एनसीबी का काम है। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एनसीबी केवल ड्रग्स नहीं देख रही है, एनसीबी की वजह से सुशांत भाई का केस भी साफ होता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का केस जो इन लोगों ने सोचा था कि पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा, अब ये जो ड्रग्स का केस बाहर निकल के आया है, उसी के बीच में से सुशांत के मर्डर केस की भी तारें निकल के आएंगी। क्योंकि केवल वहाँ पे ड्रग्स नहीं, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी पंगा है, वहाँ पे आतंकवादी संगठनों से इन लोगों के जो लिंकेज निकल रहे हैं। दीपिका पादुकोण जा कर के जेएनयू में खड़ी हो जाती है टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शैला राशिद के बगल में कि हाय क्या कर दिया, इसका सर फोड़ दिया। आज दीपिका पादुकोण की असलियत भी सामने आ रही है कि चर्सी गंजेड़ी लड़की है एक नंबर की, और इसका जो पति है वो भी एक नंबर का चर्सी गंजेड़ी है। तभी उसकी हरकतें ऐसी रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिंजरे में से किसी बंदर को बाहर छोड़ दिया, कभी घाघरा पहन के आ जाएगा, कभी चोली। अबे डिसाइड कर लो तुम दोनों में से जेंडर, लड़का कौन है लड़की कौन है। नहीं समझ में आता, ऑपरेशन करा करके उस चीज़ को कम से कम क्लियर करो। हमारे देश की जो नौजवान पीढ़ी है उसके सामने इन सब चीज़ों का पोर्ट्रेयल कि तुम लहंगा पहन के आ रहे हो, आप क्या बताना चाह रहे हो। चलो उस कॉन्सेप्ट को उठा करके कपिल शर्मा शो में तो चल सकता है, लेकिन क्या हमारे देश के नौजवान ये काम करेंगे, लहंगा पहन करके अपनी बीवी का घूमते रहेंगे। ये तुम लोगों की जो सड़ी हुई मानसिकता है ना, जो तुम लोगों ने चरस और गांजा मार मार के अपना दिमाग सड़ा के करी है, जो बेटर होगा इसकी पूरा क्लीन अप हो नीचे से लेके ऊपर तक।